हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार रैपिड रिवीजन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूँ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का लेक्चर 7। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आपने रिवीजन भी जो है इसका मेरे साथ कर लिया होगा। तो चलो आओ आज हम जानते हैं लेक्चर 7 का, करते हैं रिवीजन। तो देखो, हमने यहाँ पर बात करी थी बेटा, आपको याद होगा लेक्चर 6 तक हमने सारी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जो है आपका फिनिश कर लिया था। अब हम उन ऑर्गन्स को जानने वाले हैं जो कुछ हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, ठीक, जिनको कभी कभी हम जो है नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डाल देते हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है, क्यों? क्योंकि इनका प्राइमरी फंक्शन हार्मोन रिलीज करना नहीं है, इनका प्राइमरी फंक्शन कुछ और है। जैसे कि हम यहाँ बात करने वाले हैं हार्ट के हार्मोन की, किडनी के, जीआईटी की। आप हार्ट का फंक्शन जानते हो, आप किडनी का फंक्शन जानते हो, आप जीआईटी यानी कि बेटा स्टोमक, इंटेस्टाइन, इनके फंक्शंस जानते हो। इनके इनके फंक्शंस हार्मोन रिलीज करना नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। किडनी का क्या है बेटा? फिल्ट्रेशन है। हार्ट का क्या है बेटा? सर्कुलेशन है। ठीक, तो जितने भी हॉर्मोन्स बनाते हैं आपके हार्ट, किडनी, जीआईटी, ये सारे के सारे नेचर में जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक, और ये जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं ये टिश्यूज, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है, एनसीईआरटी ने क्लियरली ये लाइन लिखी है, हॉर्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय सम टिश्यूज व्हिच आर नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और ये किसकी बात कर रहा है? हार्ट, किडनी और आपके जीआईटी की ये यहाँ पर बात कर रहा है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट की। अब आपको याद होगा एक मैकेनिज्म था रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। वो कब एक्टिवेट होता था? वो एक्टिवेट आपका तब होता था जब आपका जीएफआर बढ़ा हुआ होता था, नहीं बढ़ा हुआ नहीं, घटा हुआ होता था जीएफआर, ब्लड प्रेशर घटा हुआ होता था, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम घटी हुई होती थी, तब रास एक्टिवेट होता था। और कभी कभी रास हाइपर एक्टिव हो जाता था जिससे ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता था। तो उसी समय हार्ट की जो एट्रिया है बेटा, वो क्या रिलीज करती थी? वो एक फैक्टर रिलीज करती थी जो क्या था एक्चुअली में? एक हार्मोन जिसका नाम था एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, एएनएफ। कब रिलीज होता है? रिलीज व्हेन ब्लड प्रेशर इज हाई, यानी कि रास मैकेनिज्म जब हाइपर एक्टिव होता है तब ये जो है क्या होता है? एएनएफ आपका रिलीज होता है। क्या करता है? वेसो डायलेशन करता है। आपको दिख रहा है जो पहले इतनी थी आपकी ब्लड वेसल्स को इसने इतना कर दिया। तो बेसिकली क्या होगा इससे बेटा? इससे जो है आपका बच्चों ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाएगा, डायलेशन कर देता है ब्लड वेसल्स का, और इस तरीके से जो है बीपी कम करता है। क्या आपको समझ में आ गया एएनएफ का फंक्शन? चलो आओ अब हम जानते हैं बच्चे किडनी के बारे में। किडनी कौन सा हार्मोन? तो आपको याद होगा जब मैंने आपको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन पढ़ाया था तो वहां पर जेजी सेल्स की बात हुई थी, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। तो ये जो जेजी सेल्स होती हैं ये रेनिन रिलीज करती है और एक एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करती है। रेनिन का जो काम होता है वो तो बेटा पूरे के पूरे रास मैकेनिज्म में होता है। देखो नाम भी आ रहा है ना, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो आपने रास अच्छे से आपको याद होगा जब मैंने पढ़ाया था। जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है वो आपका काम करता है एरिथ्रोपोइसिस का। क्या होती है एरिथ्रोपोइसिस? यानी कि जो आरबीसी बनाने की प्रोसेस होती है उसी को हम कहते हैं बच्चों आपके एरिथ्रोपोइसिस। और इस एरिथ्रोपोइसिस को जो है कौन प्रमोट कर रहा है? एरिथ्रोपोइटिन कर रहा है, जेजी सेल्स कर रही है। क्या आपको समझ में आ गया किडनी किस तरीके से अपना रोल निभा रही है हार्मोन्स के थ्रू? अब देखो जीआईटी में जो है आपको चार हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो भैया ये चार तरह के जो है मेजर हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। एक का नाम है आपका बच्चा गैस्ट्रिन, दूसरे का नाम है बच्चा आपका सीक्रेटिन, थर्ड का नाम है बेटा गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड पेप्टाइड ठीक, यानी कि जीआईपी, जिसको एंटेरोगेस्ट्रॉन भी कहते हैं। इसके बाद जो फोर्थ वन आपका आता है बच्चों उसका नाम है कोलिसिस्टोकाइनिन पेनक्रियाटोजाइमिन, जिसको आप कहते हो सीसीके पीजेड। क्या कहते हो? सीसीके पीजेड। तो कौन कौन से हो गए हॉर्मोन्स? गैस्ट्रिन, सीक्रेटिन, गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड जिसको आप एंटेरोगेस्ट्रॉन भी कहते हैं, और फोर्थ नंबर पे आता है कोलिसिस्टोकाइनिन पेनक्रियाटोजाइमिन, जिसको शॉर्ट में सीसीके पीजेड भी कहते हैं। अब देखो जरा गैस्ट्रिन क्या करता है। तो देखो गैस्ट्रिन को एक्चुअली में बेटा रिलीज करता है आपका स्टोमक, एक्ट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड पर। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पर प्रेजेंट है? आपके स्टोमक में। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है क्या बनाने का काम करती है बेटा? गैस्ट्रिक जूस। तो इस गैस्ट्रिक जूस का जो सीक्रेशन है वो कराता है कौन? आपका गैस्ट्रिन, यानी कि सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन। इसके अलावा जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी होती है उसको भी ये प्रमोट करता है। अब आपके मन में आएगा सर ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी क्या होती है? तो देखो, जैसे ही आप खाना खाते हो बच्चा, वो आपके स्टोमक में पहुंचता है तो पता क्या होता है? आपके स्टोमक पे इस तरीके से रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। अब इनकी मदद से क्या होता है? इनकी मदद से बेटा एक तो ब्रेक डाउन होता है फूड में, उसमें हेल्प मिलती है, दूसरा मिक्सिंग होती है फूड की। समझ रहे हो?
और उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है फिर क्या करता है, रिलीज कर देता है इसी खाने को किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये जो होता है ओवरऑल पूरी की पूरी प्रोसेस, इसी को हम कहते हैं बेटा गैस्ट्रिक मोटिलिटी। मोटिलिटी मतलब बेटा हिलना होता है ना, तो देख लो किस तरीके से आपका स्टोमक किस तरीके से कॉन्ट्रेक्शंस कर रहा है, तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी हम इसको कहते हैं। क्या आपको समझ में आ गया गैस्ट्रिन का फंक्शन क्या है? बेहतरीन। अब जरा देखिए ध्यान से, अब आपकी बारी आ जाती है सीक्रेटिन की। तो भैया जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो रिलीज करती है या फिर सीक्रेट करती है सीक्रेटिन। अब जो सीक्रेटिन है वो आपका 3 जगह पर एक्ट करता है, एक है पेनक्रियास, दूसरा है लिवर, तीसरा है स्टोमक। अब जरा देखो स्टोमक में ये क्या करता है। स्टोमक में जो है सबसे पहले ये जो है गैस्ट्रिक सीक्रेशन और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। क्यों? क्योंकि अब बेटा जो स्टोमक का काम है वो हो चुका है, फूड के साथ जितना उसको काम करना था उसने कर दिया। समझे? आपको याद होगा अभी अभी गैस्ट्रिन पढ़ा था, गैस्ट्रिन क्या कर रहा था, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करा रहा था और गैस्ट्रिक मोटिलिटी प्रमोट कर रहा था। अब स्टोमक का जब काम हो जाता है तो इसी को बेटा रोकना होगा, तो सीक्रेटिन क्या करता है, इसी गैस्ट्रिक सीक्रेशन को और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम करने में मदद करता है। दूसरा ये क्या करता है, लिवर के पास जाता है और बाइल जूस का क्या कराता है, सीक्रेशन कराता है। आपको पता होना चाहिए जो बाइल जूस होता है बच्चा, इसे बनाता लीवर है, बाद में इसे जो है बेटा स्टोर करने के लिए, बेसिकली कंसंट्रेटेड करने के लिए और स्टोर करने के लिए वो उसको भेज देता है कहां पर, आपके बेटा कहां पर भेज देता है, तो बच्चों आपके वो जो है भेज देता है कहां, तो बच्चों वो आपको भेज देता है कहां पर, गॉल ब्लैडर। आपको याद होगा मैंने जो है बच्चा, आप अभी एक और जो है मैंने हार्मोन आपको पढ़ाया था, मैंने तभी कहा था एक और हार्मोन होता है जिसका नाम है सीसी के पीजेड, वो भी बाइल का सीक्रेशन कराता है बट गॉल ब्लैडर से कराता है। तो कहीं आप कंफ्यूज हो जाए यार दो दो जगह से निकलता है, नहीं यार, बनाता लिवर है, स्टोर करने के लिए गॉल ब्लैडर के पास भेज देता है, बेसिकली वहां पर उसको कंसंट्रेट करा जाता है। ठीक, अब पेनक्रियास से क्या कराता है, ये पेनक्रियास पर जो है बेटा असर करता है आपका सीक्रेटिन, और सीक्रेशन कराता है बाइकार्बोनेट आयन और वाटर का, किसके अंदर, पेनक्रियाटिक जूस के अंदर। क्या आपको समझ में आ गया है ना? बेसिकली पेनक्रियाटिक जूस को जो है बेटा क्या करा रहा है, उसका सीक्रेशन ये करा रहा है। थर्ड पे आता है आपका बच्चा जीआईपी, या फिर इसी को आप कहते हो एंटेरोगेस्ट्रोन। सेम फंक्शन है बच्चा, स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करती है, जो सीक्रेटिन काम कर रहा था स्टोमक पे वही सेम काम ये करता है, यानी कि गैस्ट्रिक सीक्रेशन और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को डिक्रीज करने का काम किसका है, आपका जीआईपी का है, या फिर उसी को आप कहते हो एंटेरोगेस्ट्रॉन। उसके बाद आता है आपका सीसी के पीजेड, कोलिसिस्टोकाइनिन पेनक्रियाटोजाइमिन। तो जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो सीक्रेट करती है सीसी के पीजेड, जो कि आपका असर करता है किसके ऊपर, पेनक्रियास और गॉल ब्लैडर के ऊपर। और देखो अब यहाँ पर ध्यान से, तो गॉल ब्लैडर के पास से क्या करा रहा है, बाइल जूस का सीक्रेशन करा रहा है, और पेनक्रियास से किसका सीक्रेशन करा रहा है, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स का करा रहा है। क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताएं। क्या आपके भेजे में बिल्कुल सेट हो गया अच्छे से? अब जरा देखो आगे। अब देखो इसके अलावा होता क्या है, हमारे कुछ और नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज होते हैं जो कि आपके कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिनको कहते हैं ग्रोथ फैक्टर। अब इनको ग्रोथ फैक्टर ही नाम क्यों दिया गया, क्यों? क्योंकि ये एसेंशियल होते हैं आपके टिश्यूज की नॉर्मल ग्रोथ कराने में, और उसके बाद उनका रिपेयर और उनका रीजनरेशन कराने में भी ये आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो मदद करते हैं। क्या कहते हैं इनको? ग्रोथ फैक्टर्स कहते हैं। बहुत बच्चों इस लाइन को मिस कर देते हैं, और मतलब वो पढ़ तो लेते हैं पर ये जो है उसी पैराग्राफ में बेटा नीचे नीचे लाइन दे रखी है। जब भी मैं कभी स्टेटमेंट बना के बच्चों को देता हूँ क्वेश्चंस, तो वो अक्सर इसको गलत कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये ऐसे ही लिखा गया है ग्रोथ फैक्टर करके, बट नहीं बच्चों, होता है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में लिख रहा है, जरा देखें। अब देखो हम नेचर ऑफ हार्मोन्स की आपसे बात करते हैं। तो देखो दो तरीके के आपको नेचर देखने को मिलते हैं हार्मोन्स के, या तो वो फैट और लिपिड में सॉल्यूबल है, या फिर वो लिपिड इनसॉल्यूबल है। और जो लिपिड में इनसॉल्यूबल है दैट मीन्स वो वाटर में सॉल्यूबल है, इसलिए तो लिपिड इनसॉल्यूबल है। तो जब मैं लिपिड सॉल्यूबल की बात करता हूँ हार्मोन्स की, एक तो होते हैं बच्चा वो आयोडीनेटेड हार्मोन्स, और जो आयोडीनेटेड हार्मोन्स हैं वो हैं आपके थायराइड हार्मोन T3 और T4। और जो स्टीरॉइड्स वाले आपके हार्मोन होते हैं बच्चा, वो कौन से हैं? वो हैं आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स, जो कि आपको याद होंगे कॉर्टिकॉइड्स बच्चा। इसके अलावा गोनेट्स वाले आपके हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्राडायोल। तो टेस्टोस्टेरोन आपको पता है बेटा एंड्रोजन में आता है, और एस्ट्राडायोल जो है एस्ट्रोजन ग्रुप में आपका आता है। तो क्या आपको समझ में आ गया अच्छे से? अब देखें आगे। इसके बाद आता है बच्चा आपका लिपिड इंसॉल्युबल। तो जितने भी अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं वो सब आपके आ जाते हैं लिपिड इंसॉल्युबल में, जैसे कि एड्रिनल मेडुला हार्मोन और मेलेटोनिन। ठीक, अब जो है आप जानते हो कि जो प्रोटीन होता है वो एक्चुअली में अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। जब कई सारे अमाइनो एसिड जुड़ते हैं और एक चेन बनाते हैं तब जाके एक आपके प्रोटीन का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। बट अगर
वो जो है खुद चेन ना बना के अपने आप में एक सिंगल यूनिट आपकी किसकी बच्चा आपकी अमाइनो एसिड खुद आगे जाके एक हार्मोन बना, तो उसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, जो कि है आपका एड्रिनल मेडुला का हार्मोन और है आपके बच्चा मेलेटोनिन। फिर आ जाता है बच्चों आपका प्रोटीन पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड, बात सेम ही है। तो इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन आ जाते हैं, तो इसके अंदर आपके हार्मोन आ जाते हैं हाइपोथैलेमिक के हार्मोन्स, पिट्यूटरी के हार्मोन्स, पेनक्रियास के, कैल्सिटोनिन, थाइमोसिन, पैराथायरॉयड हार्मोन। तो बेसिकली जितने भी आपके में हार्मोन्स दे रखे हुए सारे कवर कर दिए भैया कि कौन सा हार्मोन किस कैटेगरी में आपका आता है, कौन सा लिपिड सॉल्युबल है, कौन सा लिपिड इनसॉल्युबल है, कौन सा भैया अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, कौन सा प्रोटीन पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड है। ठीक, अब यही आपकी मदद करेगा किसके अंदर, आपकी मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन नेचर का जो एक्शन होता है किस तरीके से होता है ये जानने में। आपको पता है आपके जो हार्मोन्स होते हैं जब तक वो अपने किससे बाइंड नहीं कर जाते, हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर जाते, जो कि एक्चुअली में अपने आप में खुद एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, तब तक वो अपना इफेक्ट नहीं शो कर सकते। यानी कि जो हार्मोन्स होते हैं वो अपना इफेक्ट कब शो करते हैं, जब वो अपने स्पेसिफिक प्रोटीन से बाइंड कर जाते हैं, और इन्हीं स्पेसिफिक प्रोटीन्स को हम कहते हैं बच्चों आपके हार्मोन रिसेप्टर्स। अब लोकेशन के बेसिस पर आपके हार्मोन रिसेप्टर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है बच्चा सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, समझ रहे हैं, या फिर सेल सरफेस पर प्रेजेंट है, तो ऐसे के रिसेप्टर्स को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स। दूसरे होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, उनको हम कहते हैं बच्चों आपके इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। और जो इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर होते हैं बच्चे दो तरीके के होते हैं, या तो ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे या फिर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे। अगर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है तो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है तो न्यूक्लियर रिसेप्टर कहते हैं। जब भी आपसे कोई पूछे भैया इंटरसेलुलर रिसेप्टर में मोस्टली किस रिसेप्टर के मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, तो आप बताओगे से भैया न्यूक्लियर रिसेप्टर के मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, मोस्टली आपको न्यूक्लियर रिसेप्टर ही देखने को मिलता है। ठीक, अब जरा देखो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर को। अब आपको क्या दिख रहा है कि भैया यहाँ पर मैंने जो है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर आपको दिखाया, सेल मेम्ब्रेन दिखाया। अब आपको पता है जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो एक्चुअली में लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। ठीक, हाँ, दैट मींस उसको क्रॉस कौन कर सकता है, जो उसी के नेचर का हो, यानी कि लिपिड सॉल्यूबल होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है बच्चा, उसका लिपिड सॉल्यूबल होना जरूरी है। किसका, आपके जो हार्मोन क्रॉस करना चाहता है किसको, सेल मेम्ब्रेन को। तो जो है इसको कौन क्रॉस कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ लिपिड सॉल्यूबल, यानी कि लिपिड इनसॉल्यूबल नहीं कर पाएंगे। यानी कि कौन कौन से हार्मोन नहीं कर पाएंगे सर, एक तो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव और एक आपके प्रोटीन वाले हार्मोन्स इसको नहीं कर पाएंगे। अब भैया वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो अपने रिसेप्टर से कैसे बाइंड करेंगे, कैसे अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो नेचर ने क्या करा, बेसिकली यही तो इवोल्यूशन है। देखो यार, तो हुआ क्या कि आपको जो है उन्होंने क्या करा यार, सहूलियत रहनी चाहिए, तो उन्होंने कहा भैया रिसेप्टर ऐसा करते हैं सेल सरफेस पे ही दे देते हैं भारी, उसे क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं है, वहीं आके बाइंड कर जाएगा। तो देख रहे हो लिपिड इनसॉल्यूबल हार्मोन के लिए कहां दे दिया, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर दे दिया। ठीक, इसी को मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कहते हैं। तो देखो रिसेप्टर जो आपके सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं टारगेटेड सेल के, उन्हीं को कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। और जो हार्मोन्स इनसे इंटरैक्ट करते हैं, जो इनसे आके बाइंड करते हैं, वो कैसे होते हैं, आपके लिपिड इनसॉल्यूबल होते हैं। क्यों, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये सेल मेम्ब्रेन को बच्चों क्रॉस नहीं कर सकते हैं। अब देखो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, तो आपको पता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर सेल के अंदर प्रेजेंट है, या तो साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियोप्लाज्म में, और जो हार्मोन इसको क्रॉस करेगा वो कैसा होगा, लिपिड सॉल्यूबल। तो देखो रिसेप्टर्स कहां प्रेजेंट है, सेल के अंदर प्रेजेंट है, और जो इंटरैक्टिंग हार्मोन है वो कैसा है, लिपिड सॉल्यूबल। क्यों, क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर सकता है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर सकता है। आपको पता है दो तरह का होता है, न्यूक्लियर रिसेप्टर न्यूक्लियर में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स में मोस्टली जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है वो होता है बच्चों आपका न्यूक्लियर रिसेप्टर। कौन सा प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर रिसेप्टर। ठीक, अब जरा देखो होता क्या है, जब बच्चों ये जो हार्मोन्स होता है बाइंड कर जाता है अपने रिसेप्टर के साथ, तो ये एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, उसको हम कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हर एक रिसेप्टर होता है वो अपने एक हार्मोन के लिए स्पेसिफिक होता है। यानी कि जो अगर इंसुलिन आ रहा है तो इंसुलिन सिर्फ इंसुलिन के रिसेप्टर से ही बाइंड कर सकता है। इंसुलिन हार्मोन जो है बच्चों हाइपोथैलेमिक हार्मोन के रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा। ये बात आपको याद रखनी है कि भैया ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन, हेंस रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक। रिसेप्टर्स जो होते हैं बच्चों वो स्पेसिफिक होते हैं। अब जरा एक्शन देख लो, अब जरा आप वर्किंग देख लो। अब देखो यहाँ पर मैंने मैकेनिज्म बताया है किसका, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर का। आखिर किस तरीके से जो है पूरी की पूरी ये जो है फिजियोलॉजी चलती है, किस तरीके से आपका हार्मोन आता है और जो है बच्चों बाइंड करके वो किस तरीके से अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो देखो
यहाँ पर आपको मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर दिख रहा है, क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, ठीक। अब जरा देखो, यहाँ पर इन्होंने ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन ली है और जो हार्मोन लिया है वो इन्होंने लिया है बच्चा आपका FSH, ठीक, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो FSH आया ये अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है, जो कि है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। होता क्या है बच्चों, अब इसके बदले में जैसे ये बाइंड करता है तो यहाँ पर जो है सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट करा जाता है, जो कि आपका या तो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हो सकता है, जिसको साइक्लिक AMP कहते हैं, या तो कैल्शियम हो सकता है सेकेंडरी मैसेंजर, या फिर IP3 इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट जो है आपका सेकेंडरी मैसेंजर हो सकता है। दैट मींस जो हार्मोन आपका आके सबसे पहले मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से बाइंड करा था, क्या मैं उसको प्राइमरी मैसेंजर कह सकता हूं? आपको अच्छे से पता, हार्मोन्स जो है वो क्या है, आपके इंटरसेलुलर मैसेंजर्स होते हैं। पहले ही जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि भैया एक सेल से दूसरी सेल मैसेज ले जाने का काम कर रहे हैं, तो ये प्राइमरी मैसेंजर होता है जो आपका हार्मोन आता है। किसके केस में? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स के केस में। जैसे ही बाइंड करता है सेकेंडरी मैसेंजर का जनरेशन होता है, फिर इसके बाद बेटा एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस आपकी होती हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो है आपका फिजियोलॉजिकल जो है रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। क्या होता है फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स? जिस चीज के लिए हार्मोन आया है उस चीज को करवाना ही कहलाता है फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। जैसे कि FSH का फीमेल्स के अंदर काम क्या है, जो आपके ओवरी के अंदर फॉलिकल्स मौजूद हैं उनकी बेटा ग्रोथ और डेवलपमेंट कराना, ये फंक्शन होता है किसका? FSH का। अब जरा देखो, प्रोटीन वाला, सॉरी माफ करना, ये न्यूक्लियर वाला किस तरीके से एक्ट करता है, यानी कि एक ऐसा हार्मोन जो लिपिड सॉल्यूबल है, जो क्रॉस कर सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो देखो ईस्ट्रोजन आया है, और जो ईस्ट्रोजन है बच्चा वो आपका किसके अंदर आता है? स्टीरॉइड्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इसने क्या करा, इसने बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों को क्रॉस कर गया, और क्रॉस करने के बाद इसने क्या करा, अपना जो रिसेप्टर इसका देख न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, न्यूक्लियर रिसेप्टर है। एनसीईआरटी ने लिखा भी है कि भैया इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स मोस्टली होते हैं आपके कौन से? न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, और डायग्राम जो दिया है वो भी न्यूक्लियर रिसेप्टर का ही दिया है। तो देख, हार्मोन जैसे ही बेटा बाइंड कर जाता है अपने रिसेप्टर से, तो क्या बनाता है? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। उसके बाद ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये आपका बाइंड कर जाता है किसके साथ? DNA के साथ, जिसको जीनोम भी कहते हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट है बच्चा। अब होता क्या है उसके बाद? DNA से बनता है बेटा mRNA, mRNA से बनता है प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन होता है बच्चा ये दिखाता है अपना फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, यानी कि जिस काम से एस्ट्रोजन आया था वो काम यहाँ पर अब ये अपना सक्सेसफुल कर देगा। और ये जो DNA से mRNA, mRNA से प्रोटीन, बेटा इसी को कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं बच्चा? जीन एक्सप्रेशन। DNA से mRNA ट्रांसक्रिप्शन, बेटा mRNA से प्रोटीन ट्रांसलेशन कहलाता है। क्या आपके भेजे में एक सारी की सारी चीजें सेट हो गई? क्या आपको बेहतरीन तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई? तो बच्चों ये लेक्चर मैंने आपको यहीं तक पढ़ाया था, मैं उम्मीद करता हूं आपको फिर से जो है बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो गया होगा। तो जो आपने कंसेप्ट पहले ले लिए थे, जिनके ऊपर बेटा धूल जम गई थी क्योंकि आपने रिवाइज करा नहीं था, तो अब मैंने जो है आपको रिवाइज करा दिया है, और आपको इसी तरीके से जब भी जरूरत पड़े आप इस वीडियो को खोलोगे और रिवाइज कर लोगे पूरे के पूरे लेक्चर को। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।